मेरे प्यारे बच्चों, सभी को बेटा नमस्कार। सब लोगों को स्वागत है अपने मैथ्स बाई महासागर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब लोगों ने जितने भी बच्चों का एसएससी सीजीएल 2024 की जब से आंसर की आई है, उन बच्चों के लिए तो सबने बात की, सर हमारे स्टूडेंटों ने किसी ने इतना स्कोर प्राप्त किया, किसी ने इतना प्राप्त किया। आंसर की चेक करने के बाद बहुत बच्चों के लिए सलाह दी जा रही, मेंस की तैयारी की जाए। ये ठीक है यार, लेकिन हमसे बच्चे ऑफलाइन भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो बात यह है कि बहुत बच्चों को मैसेज हम पे पर्सनली आ रहे थे कि सर सीजीएल की आंसर की चेक करने के बाद जो इनको स्कोर चाहिए प्री क्वालिफाई करने के लिए, अभी तो वैसे कहना बड़ा मुश्किल है कि इतनी कट ऑफ वगैरह क्या जाएगी, फिर भी बच्चे को एक आइडिया हो जाता है कि यार हमारे 125 से ही कम नंबर स्कोर आ रहा है, तो 125 से कम जा रहा है, 105 है, 110 है, 115 है, तो उस बच्चे को लग रहा है कि प्री क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। और सही बात भी, उससे लग जाना भी चाहिए। इतना कम नंबर आने के बाद से 102 103 नंबर है तो प्री क्वालिफाई तो नहीं होगा। लेकिन अब नहीं होगा वाले बच्चों पर किसी ने न बात की, ना कोई उनके लिए वीडियो बनाई। तो मैंने इसी को लेकर के आपसे खाली 2 मिनट आपके लिए चर्चा की है। मैंने सिर्फ बात करने वाला हूँ इस पर। आपके मेनली इंपॉर्टेंट पहले नंबर तो आपने आंसर की चेक कर ली, आपका स्कोर क्या है वो आपने देख लिया है, और आपको बच्चा पेपर जो रियल में तैयारी कर रहा हो उस बच्चे को पता चल चुका होगा कि यार प्री क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा तो बैठने से तो कोई मतलब नहीं होगा कि यार बैठ जाएं। जिनका हो जाएगा वो तो बच्चा मेंस की तैयारी में लग चुका है, स्पीड टेस्ट से लेके वही सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पर जो नहीं होगा ना, वो अब इस पर बैठने से तो कोई मतलब नहीं कि सर अभी नहीं होगा तो अब क्या किया जाए। भाई ऑप्शन बहुत है आपके पास में, ठीक है ना। इसमें नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं। सीजीएल 2024 में अगर प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, दिक्कत क्यों कर रहे भाई। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, अगली जो वैकेंसी आप लोगों के पास में, ऐसा नहीं है तैयारी कर रहा है जो कंपटीशन, जो बच्चा एसएससी तैयारी करता है ना, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म भरा होगा रेलवे एनटीपीसी का, है ना। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा। मेरा मानना है जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है सीजीएल की, उस बच्चे ने तो, हर बच्चे ने फॉर्म भरा होगा या भर रहा होगा। अभी जिसने फिल नहीं किया वो फिल कर लेगा। तो रेलवे एनटीपीसी सबसे टॉप जॉब है। जब जब 2019 में भी रेलवे की जॉब निकाली गई थी, वो मैक्सिमम 90% बच्चे सीजीएल की जो तैयारी करने वाले बच्चे थे वो रेलवे में जॉब ले गए थे। और टॉप पोस्ट मानी जाती है, पैसा भी है, वैल्यू भी है, और सब कुछ है इसके अंदर। रेलवे सुविधा बहुत देता है। आपको पता है इंडिया के अंदर सबसे आप जॉब देने वाले एक ही है, रेलवे कर्मचारी रहते हैं, आपको पता ही है। फर्स्ट नंबर। अच्छा, इसमें आनी वही सब्जेक्ट है, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जी के जीएस, खासकर साइंस की वैल्यू है। लेकिन अब इसकी तैयारी करने के लिए वही सेम प्रोसेसिंग तो करनी पड़ेगी ना। बैठना तो है नहीं कि सर बैठ जाएं, तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जो बच्चे सीजीएल दे रहे, मेंस भी देने वाले ना, वो बच्चों ने भी फॉर्म भरा है ना, कंपटीशन उन्हीं बच्चों के साथ में होना है। सेकंड नंबर, आप लोगों को पता होगा जिन बच्चों ने एमटीएस का फॉर्म भर रखा है उनका भी एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर एमटीएस की क्या ही जॉब करेंगे, मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये जॉब होती है वो होती है। अरे जॉब ना करना सेकंडरी मैटर है। आपका ड्रीम मानते सीजीएल होगा, लेकिन आप पहले उसमें जॉब फाइनल तो करिए पहले, उससे आपकी तैयारी तो पता चलेगी। कि आपको पता होना चाहिए एमटीएस में सीजीएल से भी टफ कंपटीशन है ना। रेलवे में सीजीएल से भी टफ कंपटीशन है। रेलवे में कम से कम 1 करोड़ के समथिंग फॉर्म जाएंगे। एमटीएस में लगभग 58 लाख स्टूडेंट है। सीजीएल में तो 36-37 लाख स्टूडेंट थे, लेकिन पेपर देने वाले 17-18 लाख स्टूडेंट रह गए ना। ये टफ और भी हो जाते हैं ना। मतलब इतना ये मत कहो कि सर एमटीएस में जॉब लग गई तो क्या करेंगे। अब पहले जॉब ले लो जब बात सोचना है ना। जॉब ले लो जब बात करना। सेकंड नंबर में सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं। साथ साथ आप देख रहे होंगे डेली यूपी, जो बच्चे स्टेट की तैयारी कर रहा है, खासकर बच्चा यूपी से बिलोंग करता है, आपको खूब देख रहे होंगे डेली स्टेट को लेकर के कोई ना कोई वैकेंसी बारे में आ रही है। हाई कोर्ट की वैकेंसी के बारे में भी अभी चर्चा हुई है। और आप लोगों को पता है कि यूपी की वैकेंसी के लिए भी वही सेम कहानी है, मैथ, रीजनिंग, जीएस। खाली इंग्लिश की जगह पे क्या आ जाती है बेटा, आपकी हिंदी आ जाती है। अच्छा, यूपी पुलिस का भी अभी भर्ती कंप्लीट हुई है, 60,000 की, उसका रिजल्ट भी अक्टूबर में आने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ आप सबको पता है कि यूपी एसआई की भर्ती बहुत टाइम से चल रही है कि कब आएगी कब आए। आप सबको पता है कि जैसे ही यूपी पुलिस की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, जैसे रिजल्ट आ जाएगा, यूपी एसआई की तैयारी। जिन बच्चों की हाइट है, और यूपी एसआई वगैरह में तो गर्ल्स और बॉयज इनकी ज़्यादा हाइट नहीं मांगते, जो डीपीएसआई वगैरह में मांगते, तो उनके पास चांस एसआई का भी है, टॉप पोस्ट मानी जाती है। तो यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है। साथ साथ जो लेखपाल वगैरह की वैकेंसी है हाईकोर्ट के द्वारा आई है, उनमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद फिर भी बच्चे को लग रहा है कि सर नहीं हमारा ड्रीम सीजीएल है, तो आप सब लोग जानते होंगे एसएससी सीजीएल को लेकर के एक अभी
एक आरटीआई फिल की थी, तो उसमें आपको पता है 2025 में लेकर के एक न्यूज आपके सामने आई होगी, अगर बच्चे ने देखी होगी, कि सबसे ज्यादा इनकम टैक्स की जो पोस्ट आने वाली है, इनकम टैक्स की जो पोस्ट आने वाली है, लगभग 14 से 15,000 पोस्ट स्पेशल किसकी निकाल रही है, इनकम टैक्स ऑफिसर की वैकेंसी निकालने वाली है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर की वैकेंसी निकालने वाले हैं। तो 2025 की जो भर्ती होने वाली है सीजीएल की, और आपको पता है एसएससी बहुत फास्ट काम कर रहा है, ये भर्ती मैक्सिमम आपको पता है दिसंबर में इसका मेंस कंप्लीट हो जाएगा और जनवरी फरवरी तक इसे कंप्लीट करा देंगे। और 2025 का नोटिफिकेशन की बात की जाए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है 2025 वालों के लिए भी। आपको पता 14 से 15,000 आरटीए के द्वारा बताया गया है कि इनकम टैक्स ऑफिसरों की जरूरत है और 2025 में आने वाली है। जो 2022 में वैकेंसी आई थी, 36,000 वैकेंसी निकाली थी एसएससी ने, उसी के आधार पर समथिंग 2025 में भी आपको वैकेंसी देखने को मौका मिलेगा। लेकिन जो भी कोई भी एग्जाम होगा ना, ये बस ये बात यही कहेंगे कि अब ये नहीं कि हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओगे कि एग्जाम निकल जाएगा। इनके लिए पढ़ना आपको पड़ेगा, वही चारों सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगी, और जो पढ़ चुके हैं ना उससे आगे पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ाई को रोकना नहीं है कि सर रुक गए यहीं पे पढ़ाई रोक लिया, आप लोगों ने पेपर लगाए वही PYQ लगा रहे, यार उनसे आगे बढ़ो, थोड़ा लेवल बढ़ाओ अपने लिए चीज़ों का। अब जो आपने पेपर में गलतियां की हैं, आपने गलती ज़्यादा की है, कहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो, उस पर काम करना पड़ेगा। और आप अपनी गलतियों को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा, है ना। तो उस पर काम करना पड़ेगा, ना कि सर अब रिजल्ट कम हो गया बड़ा उसमें परेशान हो रहे हैं। हम मानते हैं बच्चा एक एज ए स्टूडेंट कोई भी होता है परेशान जब रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारा खुद का रिजल्ट है, हमने कहीं गलती की होगी, बेहतर करने के लिए उसमें जो कमियां रही हैं उस पर आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया स्कूल लेके आए आपका, तो उन्होंने अच्छी मेहनत की होगी। वो अलग बात है कि देखो हमको बस 1 घंटा मिलता है, 1 घंटे में अपने आप को जज करना होता है पूरी तरह। हमारा सीधी सी बात है, जो बच्चा होता है ना, आप सीजीएल के बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, लेकिन उनके उम्मीद के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया होगा, नंबर नहीं बन पा रहे होंगे। अब वो बात यह है कि उसे 1 घंटे में जज करना होता हमारे कंपटीशन में। ऐसा नहीं वो कमजोर था पढ़ने का, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कम मेहनत या जैसे भी की इसको बहुत बढ़िया मिल गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो बच्चा कमजोर था, ये नहीं था, ठीक है, परंतु हमारा ये कहते हैं कल्चर है कि भाई हमारे टेस्ट में ही स्कोर जब आता है उसी से हमें क्लियर होता है कि आपकी तैयारी कैसी थी कैसी नहीं थी। फिर भी इन बातों को सबको साइड में कर करके 2025 का रेलवे का एग्जाम है या MTS या यूपी या SSC सीजीएल का भी टारगेट है ना, आप लग जाइए, उससे बेहतर मेहनत में लगना पड़ेगा। और अब की बात जॉब की मत सोचो कि सर जॉब लेनी है 2025 में, ये सोचो कि इसमें रैंक कैसे आएगी, सिंगल डिजिट कैसे आनी, डबल डिजिट में नंबर आपको चाहिए, डबल डिजिट के अंदर ही आपको रैंक चाहिए, उस लेवल पे मेहनत करनी होगी। जो बच्चा आज 170 180 नंबर लेके आया, ऐसा नहीं है वो उससे पहले फेल नहीं हुआ होगा, उस बच्चे से देख लेंगे, पर उसके अब की बार 180 नंबर जब आए, उसने सोच लिया कि इस बार 1 रैंक लानी है, मुझे फर्स्ट रैंक में लाना है, टॉप 10 में लाना है, टॉप 20 में लाना है, इस तरह के बच्चे। तो बहुत सारे बच्चे जो कह रहे थे कि सर हमारे, क्योंकि हमसे बच्चा इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, खासकर ऑफलाइन बच्चे हम पढ़ाते रहते हैं, तो बच्चे आते रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि सर ये, तो मैं उनके लिए भी यही कहूँगा भाई आप भी परेशान ना हो। खासकर आप लोगों से एक बात और कहेंगे, जहाँ भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़े हुए ना, क्लासें कंटिन्यू करते रहो। अगर आप क्लास छोड़ देंगे ना, ये आपकी सबसे नेगेटिव पॉइंट रहेगा। क्लास है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, पढ़ो जरूर। ये नहीं कि आप अपने आप सेल्फ स्टडी करने बैठ गए, ना यार, सेल्फ स्टडी ठीक है, सेल्फ स्टडी ठीक है बात है, पर लेकिन आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत जरूर होगी आप लोगों को। तो किसी भी टीचर से, चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो, किसी भी टीचर से ऑनलाइन पढ़ते हो, उससे रेगुलरिटी जरूर रखो। आप रेगुलरिटी रखोगे तो नो डाउट आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप अकेले बैठ करके अपने आप सोचोगे सब कुछ कवर कर लेंगे, कुछ भी नहीं पता चलेगा, ये आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। मैं जरूर ये आपसे कहूंगा, जहां पे भी चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन जिससे भी जुड़े थे, रेगुलर जुड़े रहो, उस पर ही काम करते रहिए। और टारगेट सोच लिए कि यार इस बार हम जो बच्चे हमारे साथ के पास कर रहे हैं, अगली बार हम लाएंगे और टॉप रैंक के साथ करना है, ये अपने आप से वादा करो। यही मेरी बात प्रणाम करता हूँ आप लोगों के लिए, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। और इसमें से सोचो कि इसमें आपको 1 वैकेंसी चाहिए, ये आज सोच के काम करना। धन्यवाद सभी को, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।